हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था कॉमन सेंस के ऊपर, उस वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है। ठीक है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है और इसी सीरीज़ का अगला मैं पार्ट 2 अभी बना रहा हूँ। ऐसे करके मैं एक और वीडियो पार्ट 3 तक आएगा वीडियो, जिसमें मैं PYQ सारे कवर करूँगा। ये सिर्फ 2024 का PYQ मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसे कर करके मैं पार्ट में क्वेश्चंस लाते रहूँगा कि कॉमन सेंस से जो क्वेश्चन करने होते हैं, जहाँ पे नॉलेज नहीं लगती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है, तो कैसे उसको करते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट 2 की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे करना होता है क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक, भारत अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, यह बात हमको पता है। ठीक, कि अंडर डेवलप्ड है इकोनॉमी हमारी, अल्पविकसित है, तो हम पहला स्टेटमेंट क्या करेंगे, सही करेंगे। दूसरा है, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी हमने पढ़ा है। इतना बेसिक कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। अब आप एकदम रैंडम उठ के आए और बोले सही करना है तो नहीं होगा, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो ये दो स्टेटमेंट तो क्लियर हो गए। थर्ड कह रहा है, जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। अब ये स्टेटमेंट मान लो मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन पे। हमने पहला सही किया, दूसरा सही किया, तो पहला और दूसरा एक साथ कहाँ पे हैं, सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक, अगर मान लो हमें जेएम जो कीन्स हैं ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं या नहीं है, मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मैंने पहला और दूसरा सही कर दिया है तो हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। 1 और 2 करेक्ट है। कहीं पर भी 3 के साथ 1 नहीं दिया हुआ है, 3 के साथ 2 दिया हुआ है, लेकिन हमने जहाँ तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो पहला भी हमको सही करना है, मतलब पहला और दूसरा दोनों साथ में ही आएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों साथ में सिर्फ यहाँ है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक तीसरा क्या है, गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट में हमें 2 स्टेटमेंट थे जो कॉमन सेंस, मतलब अगर इंडिया के बारे में ज़रा सा भी पढ़ा है तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉमन सेंस से सही कर दोगे। तीसरा स्टेटमेंट नॉलेज का है, और इसकी नॉलेज हमें हो या ना हो, सीधे हमें 2 चीज़ें पता थी, हमने सीधे आंसर कर दिया सही। ठीक है, जेएम कीन्स थे, जॉन मेनार्ड कीन्स थे, नहीं थे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 स्टेटमेंट सही कर दिए, आराम से एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाई डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एकदम सही बात। कह रहा है कि जो नेशनल करेंसी की वैल्यू है वो इस बात से डिसाइड होगी कि तुम उस करेंसी के बदले कितना सामान इंटरनेशनल मार्केट में पाते हो। मान लो तुम अमेरिका से ट्रेड कर रहे हो, तो तुमने अमेरिका को कितने पैसे दिए और उसके बदले उसने कितना तुम्हें सामान दिया, ये किससे डिसाइड होगा, इसी से तो वैल्यू पता चलती है करेंसी की। तो पहली बात तो सही है। दूसरा कह रहा है, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। अब ये चीज़ गलत है। डिमांड और सप्लाई जो होती है ना फॉरेन करेंसी की, ये इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होती है। ठीक है, बेसिक है, एकदम बेसिक है। पहला स्टेटमेंट सिर्फ समझना था, उसको तोड़ मरोड़ के समझना था कि भाई हमें अगर अपने देश की वैल्यू को मेजर करना है तो फॉरेन करेंसी के बदले में हमें कितना एक्सचेंज मिलता है उससे ही तो पता लगाएंगे। $1 लेके हमें 80 रुपये अगर देने पड़ते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपये हो गई $1 के मुकाबले। तो बस इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल से फ्रेम करना था, तुम्हें पहला सही मिल जाता। ठीक, दूसरे में क्या था कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई को, नहीं, डॉलर की डिमांड सप्लाई और आपूर्ति या मांग सेंट्रल बैंक नहीं करता। सेंट्रल बैंक सिर्फ उसको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, उसको सप्लाई या डिमांड का गेम नहीं करता है वो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको कंट्रोल नहीं करता। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। अब ये कॉमन सेंस से पता होना चाहिए, आराम से पता हो जाएगा, आंसर कर दोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है, यकीन मानो इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कह रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, भारत में वित्तीय समावेशन। अब तुम्हें वित्तीय समावेशन पता होना चाहिए। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि लोगों को, मतलब ग्रास रूट लेवल तक, रूरल हो, अर्बन इंडिया हो, कुछ भी हो, सबको क्या करना, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कह रहा है
कि इन तीनों में से कौन से ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हुआ, हमारे देश में बढ़ा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि लोगों को बैंकिंग सर्विसेज, ठीक, हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं सबको बराबर मिलना स्टार्ट हो गई। तो पहली चीज़ है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बिल्कुल इसीलिए किया ही गया था जिससे बैंकिंग सर्विसेज को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंकों का गठन भी इसीलिए किया गया था कि रूरल तक पहुँचे ये बात। फिर अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, जो गांव बैंकों को, बैंक शाखाएं क्या करती थी, गाँव को गोद ले लेती थी, किस लिए कि वहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है, बैंकों के मामले में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। तो बैंक ने कहा कि इनको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, तो पूरे गांव की जिम्मेदारी ले लेते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं, वित्तीय समावेशन करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों ऑप्शन को सही करने में तुम्हें कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़नी थी? कुछ भी नहीं पढ़ना था, तुम्हें बस फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का अर्थ सिर्फ पता होना चाहिए था। और नहीं भी पता है तो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से समझ जाओ कि कोई भी ऐसी चीज़ इंक्लूड हो रही जहाँ पे पैसे का लेन देन होगा, ठीक। तो तीनों चीज़ों में क्या होगा, तीनों सही हो जाएंगे और तीनों इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें नहीं नॉलेज है फिर भी कर सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ पता हो कि भाई इसका मतलब होता है लोगों को सर्विसेज देना बैंकिंग की। तो बैंकिंग की सर्विसेज कैसे कैसे दोगे, नेशनलाइजेशन कर दोगे, आरआरबी बढ़ा दोगे, गांव को गोद ले लोगे। गांव को गोद लेने का मतलब क्या है कि वो गांव बहुत पिछड़ा है, बैंकिंग सर्विसेज जीरो है वहाँ पे। तो क्या करेगी सरकार, बैंक ब्रांचेस उनको अडॉप्ट कर लेंगे और उनको अवेयर कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है कैसे बता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये एक थोड़ा सा मैंने इस बार ये ट्रिक देखी है, मैं अभी इसको एक रिसर्च करूँगा पार्ट 3 में, फिर बताऊँगा कि कुछ क्वेश्चन जो डेटा फैक्ट्स वाले आते हैं उनको भी कैसे सही करना है तिकड़म लगा के, वो मैं बताऊँगा। बट अभी ये रुक जाओ, एक बार और रिसर्च कर लेता हूँ इसको, ठीक है, फिर बताता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों में वरीयता में सकारात्मक संबंध है। कथन हो गया। कारण क्या कह रहा है, सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडिया स्टेट। अब देखो, हमें मान लो इसका मतलब नहीं पता पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस से समझो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इंसानों के डेवलपमेंट का कोई इंडेक्स है, ठीक है, तो उसमें कुछ इंसान के डेवलपमेंट की बातें लिखी होंगी। दूसरा कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब जो भी कंट्री में, सोसाइटी में, वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, सस्टेनेबल हो रहे हैं। सस्टेनेबल मतलब क्या है कि रिसोर्स का ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो आज भी रिसोर्स को यूज़ करा जा सके और आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। तो अब मुझे एक बात बताओ, किसी इंसान का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसके एरिया में, उसके कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तभी तो उसका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो एक फैक्ट्री लगी है, एग्जांपल से बता रहा हूँ, मान लो एक ये फैक्ट्री है ए, ठीक, ये कंटिन्यूअस जो है धुआं एमिट कर रही है, बहुत पोल्यूशन फैला रही है, ठीक। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, इन सब को कैंसर हो रहा है, ठीक है। अब इन सबको कैंसर हो रहा है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, क्या उसमें इन लोगों को रखा जाएगा, उससे बाहर रखा जाएगा? क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक हेल्थ भी तो क्राइटेरिया है। किसी इंसान का डेवलपमेंट कब माना जाएगा, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो HDI का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और ये जो है, ये जो धुआं एमिट कर रहा है, ये क्या सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तो नहीं आएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके धुआं छोड़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 लोगों को कैंसर हो रहा है। तो ये हो गया निगेटिव रिलेशन। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मान लो ये फैक्ट्री है, ये क्या कर रही है, मान लो 1 टन कार्बन CO2 इसने रिलीज़ किया, और उसी के बराबर इसने क्या किया, इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन कर दिया, जिससे क्या हुआ, कार्बन बैलेंस हो गया। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट भी हो गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो बस यही समझाना चाह रहा है, हमें स्टेटमेंट को समझना है। तो ये सही हो गया। अब क्या कह रहा है, अंडरलाइंग डायमेंशंस ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब देखो कितना दोनों को आपस में कैसे सिंक करा दिया। कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। रीजन में बता रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ से ही रिलेटेड है, कि कोई भी डेवलपमेंट करोगे तो एजुकेशन और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना है। तो क्या हुआ, ये एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, सही हो गया। अब इसके लिए तुम्हें नहीं पता है, तुमने कहीं नहीं पढ़ा है, ऑन द स्पॉट इसको डिकोड करने की कैपेसिटी डेवलप करने की, वहीं पे एग्ज़ाम हॉल में डिकोड करना सीखो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, नहीं पढ़ा हमने, मान लो ये क्वेश्चन ही नहीं पता हमें, लेकिन फिर भी इसको सही करेंगे। कैसे? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? व्हाट डज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एम्फेसाइज रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन? IPCC जो रिपोर्ट निकालता है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? फर्स्ट है ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ। कह रहा है कि क्रमिक और सीमित कटौती। एक बात बताओ, ग्रीन हाउस गैस हम सबको पता, कॉमन सेंस बताना, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है और उसका फ़र्क पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। तो कोई अगर एक संस्था है IPCC जो रिपोर्ट निकालती है, तो क्या वो ये चीज़ देखेगी कि भाई तुम लोग धीरे धीरे लिमिटेड रिडक्शन करो और धीरे धीरे करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत समय है, जबकि हमको सबको पता है क्लाइमेट जैसी आपदा, क्लाइमेट चेंज की बहुत तेज़ी से इस दुनिया पे हावी हो रही है। तो क्या ये सही होगा? ये गलत होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है उसका कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जो रिपोर्ट निकालेगा ये कभी नहीं बोलेगा कि लिमिटेड रिडक्शन करो सब लोग और धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। सबकी पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची है, तो लोगों को जल्दी रिड्यूस करना है, ना कि लिमिटेड करना है। तो पहला गलत कर दोगे। दूसरा कह रहे डीप रैपिड सस्टेन्ड रिडक्शन आर इसेंशियल। अब ये कितनी जेनरिक बात है कि भाई गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती, ठीक। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा स्टेटमेंट है। अगर तुम पहला सही करोगे तो दूसरा कट कर दोगे, दूसरा सही करोगे तो पहला कट कर दोगे, और पहला हमने कट कर दिया है, और दूसरा क्या है, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, तुम इस क्वेश्चन में तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। मान लो तुम सिर्फ क्लाइमेट चेंज के एंगल से सोचो कि क्लाइमेट चेंज अगर बहुत तेज़ी से हो रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बना है, तो कोई भी रिपोर्ट निकालेगा तो ये कभी नहीं कहेगा कि भाई लिमिटेड रिडक्शन करना है, इनफ है, पर्याप्त है, जबकि बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक एग्जाम में वहीं हो गए सवाल। नेक्स्ट आता है व्हाट डज द टर्म सीरियल ईल्ड, अनाज उपज, मतलब तुम्हारे एरिया में मान लो तुम्हारे पास एक खेत है, उसमें तुम्हारी अनाज पिछले साल मान लो 10 कुंटल हुआ, इस साल 12 कुंटल हुआ, तो तुम्हारी ईल्ड कितनी बढ़ गई? 2 क्विंटल की ईल्ड बढ़ गई। फिर से समझ लो क्या बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक पीस ऑफ लैंड है A, ठीक है, इसमें लास्ट ईयर 10 कुंटल था गेहूँ, इस साल 12 कुंटल हो गया, तो तुम्हारी क्रॉप यील्ड कितनी हो गई? 2 क्विंटल बढ़ गई। तो ये क्या हो गई? क्रॉप यील्ड हो गई तुम्हारी, इसको सरप्लस भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन में समझते हैं। सीरियल यील्ड कह रहा है द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। अब ये बात तो अभी मैंने एग्जांपल से बताई कि एक पीस ऑफ लैंड था, उस एरिया में कितनी अनाज की उपज हुई, उसी को सीरियल यील्ड बोलते हैं। तो पहला तो सही हो गया। अब कह रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री, ये गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सीरियल यील्ड हमेशा पर्टिकुलर एरिया में ज़मीन कैसी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मान लो एक कंट्री है, एक कंट्री में 10 टाइप के लैंड है, तो सबका अलग अलग सीरियल यील्ड आएगा ना। ज़मीन सी पे मान लो 10 किलो होगा, यहाँ पे 10 क्विंटल हो जाएगा, यहाँ 10 टन हो जाएगा, ठीक। तो कंट्री से नहीं कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड एरिया, मतलब पर्टिकुलर लैंड वाइज कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो अब इसके लिए हमें रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी थी, कुछ नहीं करना था, सीरियल यील्ड का मतलब समझना था कि अनाज उपज का मतलब क्या है, और उसके बेसिस पे इन दोनों में से कट करना था। तो पहला सही, दूसरा गलत। इसमें कहाँ पे कौन सी दिक्कत आ गई मुझे ये बता दो। अब ये देख लो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन जुलाई सितंबर। अब मान लो तुमने ये पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं बेरोजगारी इधर बढ़ी थी घटी थी, भाड़ में जाए। कॉमन सेंस पे आते हैं। कह रहा है इट रिमेन द सेम, ठीक। रिमेन द सेम तो नहीं रही होगी, पहली बात, कंटिन्यूअस कोई भी चीज़ नहीं रही होगी। रिमेन द सेम, देखो यह स्थिर रही, मतलब ये कह रहा है कंटिन्यूअस रिमेंड ही रही, मतलब स्थिर बनी रही, तो ये कभी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इट डिक्लाइन। डिक्लाइन, अब यहाँ पे डिक्लाइन का मतलब क्या है कि मान लो पहले 10% थी, अब 9.99% भी अगर हो गई तो भी घटी ही है ना, 0.01 भी घटी मानी जाएगी। तो इट डिक्लाइन तो सही कर दोगे, बट इट रिमेन द सेम सही नहीं करोगे। और इसके लिए हमें
बेरोजगारी दर का डेटा पता हो ना पता हो, हमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है कि भाई लगातार से स्थिर तो नहीं रही होगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अगर 1% भी 0.1% भी घट गई होगी, सॉरी अगर मान लो 0.1% भी घट गई होगी, सपोज ये मान लो 0.1, थोड़ा और डिस्टर्बेंस हो गया था, 0.1% भी घटी होगी तो भी वो डिक्लाइन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसको सिर्फ समझना था और कॉमन सेंस से करना था। ठीक है, अब देखो ये देखो रिपोर्ट के क्वेश्चन, रिपोर्ट कैसे तैयार करें, कहाँ से पढ़ें। देखो कह रहा है हु प्रिपेयर्स पब्लिशेस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक, गरीबी रेखा वाली एक रिपोर्ट बनती है, मल्टी डायमेंशनल है। कौन कौन बनाता है, अब देखो पहला आता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। हमको पता है वर्ल्ड बैंक तो डेवलपमेंटल काम करता है, लेकिन आईएमएफ क्या है, आईएमएफ का ये काम नहीं है। आईएमएफ क्या करता है, रैपिड फाइनेंसिंग देता है, बहुत तेज़ी से इमरजेंसी तुम्हें लोन चाहिए फट से दे देगा। अभी पाकिस्तान वाले में क्या हुआ था, एक ही दिन में लोन मिल गया था, तो कभी ये तो नहीं निकालेगा। दूसरा आता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी। अब देखो इसमें पॉवर्टी आ गया, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, WHO आ गया, जो हेल्थ पे फोकस करता है। पॉवर्टी से उसको मतलब नहीं है, वो हेल्थ पे फोकस रहता है, तो दूसरा भी कट कर दोगे। तीसरा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट सीधा सीधा पॉवर्टी से रिलेटेड है, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इसके नाम में ही पॉवर्टी है, तो ये दोनों तो हो गए। और बाकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी हो जाएगा, तो तीसरा और चौथा हो जाएगा। पहला दूसरा एलिमिनेट करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, ये मान लो तुमने नहीं पढ़ा है, कॉमन सेंस सोचना वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में। अगर तुम एक जगह से बी पे ट्रैवल करते हो, अपने घर दूसरी जगह बसा रहे हो मान लो, ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो प्रवास करोगे, माइग्रेशन होगा तुम्हारा, आस्थापन होगा। फिर तुम जब बी वाली जगह पे गए होगे तो वहाँ पे रिएक्ट करोगे। रिएक्ट मतलब क्या, वहाँ के माहौल को अडाप्ट करोगे, ठीक, धीरे धीरे समझोगे, और फिर धीरे धीरे क्या करोगे, स्टेबलाइजेशन करोगे, स्थिर हो जाओगे, फिर यहीं के निवासी बन जाओगे। सेम वही चीज़ बायोटिक सक्सेशन में होता है। कोई भी पक्षी हो, जानवर हो, तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रवास करेगा, फिर आस्थापन करेगा, फिर वहाँ के माहौल के हिसाब से प्रतिक्रिया करेगा, मतलब अडॉप्ट करना सीखेगा, और अपने आप को फिर स्टेबलाइज कर लेगा। इसके लिए कॉमन सेंस होना चाहिए। कोई मतलब तुम अपने आप को एग्जांपल ले लो कि मैं ए हूँ, मैं एक बी जगह पे जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं माइग्रेट होऊंगा। माइग्रेट होने के बाद क्या करूँगा, आस्थापन होगा मेरा, आस्थापन यहाँ से यहाँ हो गया, फिर रिएक्शन करूँगा। कहाँ रिएक्शन करूँगा, जो नई जगह पे गया हूँ वहाँ के प्रति रिएक्शन होगा कुछ मेरा, लोग कैसे हैं, कैसा माहौल है, और फिर धीरे धीरे वहाँ के माहौल के हिसाब से ढल के स्थिर हो जाऊँगा। ख़त्म। इसमें बायो पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है। ठीक, अब देखो मैंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। चलो अब करते हैं बिना पढ़े। डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी कह रहा है कि जो ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन से निपटने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए। अब समझो बात को, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना। अब अगर कॉमन सेंस लगाओ, इंडिया का 60% जो है पॉपुलेशन खेती पर डिपेंडेंट है, 60% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अगर सरकार फूड और फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी को कम कर देगी तो किसान क्या करेगा, किसान भूखे मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग खेती पर डिपेंडेंट है। तो पहला तो काट दो ऐसे ही। फिर कह रहा है ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, मतलब जो भी इंपोर्ट होके आ रहा है ईंधन, उस पर अगर कर बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्या इससे इंडिया की कंडीशन सुधरेगी या और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम क्या है यहाँ पे सब्सिडी पे लोग रहते हैं। ठीक, एक बहुत बड़ा एरिया है जो पॉवर्टी कैटेगरी में भी आता है, कृषि पे लोग डिपेंडेंट है, तो दूसरा भी गलत हो गया। फिर कह रहा है रिड्यूसिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, कुछ चीज़ों पे जो है ईंधन पे टैक्स कम कर दो, और कुछ उत्पाद आ रहे हैं जो उन पे जो है टैक्स कम कर दो, तो तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा जो है ये भारत सरकार वैश्विक आपूर्ति में जो समस्या आ रही है, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन हो रहे हैं, इसकी पूर्ति करने के लिए तीसरी चीज़ कर सकती है सरकार। पहली चीज़ करेगी तो किसान हो कोई भी हो सबको डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर सब पे सब्सिडी कम कर देगी तो किसान को सब्सिडी मिलेगी नहीं, और उसकी इनकम लिमिटेड है। ठीक, तो वो कैसे कमाएगा, खेती पर ही डिपेंड है वो, तो ये काम नहीं करेगी सरकार। दूसरा भी नहीं करेगी, तीसरा 100% करेगी, उससे थोड़ा राहत मिल जाएगी लोगों को। तो अब हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा ही नहीं था 22-23, फिर भी मैंने आंसर ये कर दिया। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ढूंढना है,
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, ये मान लो आया था, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्था कीजिए। ठीक, अब इसमें लिखा स्वच्छ भारत मिशन। मुझे एक ही चीज़ पता थी कि ये जब मोदी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तभी इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर दिया था। तो पहले नंबर पे तो स्वच्छ भारत आएगा। अब हमें ऑप्शन में कहाँ पे है पहले नंबर, बस ये आंसर मिल गया। ठीक, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, इसके पीछे बहुत नहीं परेशान होना है, ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है, अगर तुम्हें एक भी पता चल गया तो। अब देखो, अब ये क्या है, ये तुम्हें बेसिक ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि वेस्टर्न यूरोप रेनफॉल रिसीव करता है सारे महीनों में, वेस्टर्न यूरोप लोकेटेड है बेल्ट ऑफ द वेस्टर्लीज। अब ये तुम्हें बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए। जैसे कि अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री होगी, 23.5 इसके बीच में जो है ईस्टर्लीज चलती हैं। ठीक, पूर्वैया जो चलती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में ईस्टर्लीज। जैसे ही 23.5 डिग्री क्रॉस करोगे वहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं, और जो वेस्टर्लीज जब चलती हैं इसके ऊपर, और इसी के ऊपर यूरोप रीजन शुरू हो जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेस्टर्न यूरोप इज़ लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। मैंने अभी बताया कि जैसे ही ट्रॉपिकल रीजन क्रॉस करोगे वहाँ पे वेस्टर्लीज चलने लगती हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा और पहला भी सही हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन था, जैसे मान लो ज्योग्राफी का, हमें नहीं पता था, कह रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट जाना है। ठीक, तो वेस्ट से ईस्ट की अगर हम बात करें मान लो, तो अब हमें ये पता है कि काराकोरम इंडिया में पड़ता है, बट इन दो के बारे में मैंने नहीं सुना है। मान लो पोंटिक और जैग्रोस मुझे नहीं पता। हिंदू कुश भी एक बार हम समझ जाएंगे कि भाई अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा खिसकेंगे तो हिंदू कुश मिल जाएगा। और काराकोरम तो पूरा इंडिया में, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ऐसे ऊपर से सीक्वेंस है। ठीक, तो हमने पोंटिक और जैग्रोस नहीं सुना, तो इसका मतलब सबसे वेस्ट में इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, या तो 2, 4। ठीक, अब देखो 2 या 4, तो ए और सी पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से इन दोनों को काट देंगे, या तो पहले 2 आएगा या पहले 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 50-50 रिस्क खेलना रहेगा तुम्हें इस क्वेश्चन में, कि या तो पहले पोंटिक कर दो या पहले जैग्रोस कर दो, क्योंकि इन दोनों को तुमने नहीं सुना है। वेस्ट टू ईस्ट तुम्हें अरेंज करना है। तुमने काराकोरम पता है कि इंडिया में है, तो ये कहीं मतलब बाद में ही आएगा। और हिंदू कुश भी तुम्हें पता है, क्योंकि ईस्ट की बात कर रहा है, तो और ईस्ट में जाओगे तो उसके बाद की कोई चोटी ही नहीं लिखी है। हिंदू कुश काराकोरम से पहले आएगा, अफगानिस्तान वाले रीजन की तरफ, तो पामीर नॉट और ये सब जो है इधर वाला रीजन, तो काराकोरम सबसे लास्ट में आएगा। तो एक यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 या 2 में से यहाँ पे रिस्क खेलोगे तो या तो ए मारोगे या सी मारोगे, तो चांस है सही होने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, ये कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस। कह रहा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन एक ओशियन है, उसकी क्लाइमेट कैसी होती है। तो कह रहा है इट रिसीव्स विंटर रेनफॉल इन विंटर सीजन। अब देखो, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है, विंटर में क्यों होता है। जैसे मान लो एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक सेकंड। जैसे ये मान लो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है मान लो, ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का मतलब ये हुआ कि जब सूरज ऊपर खिसकता है, ठीक, तो इधर गर्मी होगी, सूरज नीचे आएगा तो इधर गर्मी होगी, ठीक, और ऊपर ठंडी हो जाएगी। तो इसीलिए जब मेडिटेरेनियन ऊपर पड़ता है तो इसका मतलब उस टाइम सूरज कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नीचे तरफ होगा तो नीचे तो गर्मी होगी, बट मेडिटेरेनियन में क्या होगा, मेडिटेरेनियन में ठंडी होगी। और हल्का हल्का जब सन नीचे की तरफ ट्रैवल करता है तो क्या होता है, वहाँ पे बारिश करते हुए वापस आता है ना, ITCZ शिफ्ट होती है। तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड, कहाँ गया, ये क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो क्या कह रहा है, रिसीव विंटर मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात तो मैंने भी समझाया। ठीक, विंटर सोल्स्टाइस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ। क्यों, मैंने क्या बताया, सन जो है 23.5
और बीच में 0, इसी के बीच में आता जाता है। तो ऊपर है तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, बेल्ट भी नीचे को शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक, बट ये चलो मान लो कॉमन सेंस से नहीं होगा, इसके लिए थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उतना होना चाहिए। ठीक, तो इसको नॉलेज वाले पोर्शन में डाल देते हैं। ठीक, इसको नॉलेज में लिख देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना नॉट करेक्ट, और अगर तुम्हें डेटा मिल जाए पॉइंट में 825.8, 320.12, तो हमेशा वही गलत होता है। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन लगा के आंसर। ठीक है, बहुत नहीं सोचना है। चलो अब नेक्स्ट, अब ये देखो, ये बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो तुम लोग पढ़ते ही हो कि इसको सही करोगे। ये हो गए हैं क्वेश्चन, ये भी करवा दिया है ऊपर, ये 2 बार हो गया है PDF। लेकिन अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे जो मैं बता देता हूँ कैसे करना। ये देख लो, मैचिंग कराना है मुझे गुड़गांव नहर पता है। गुड़गांव कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी नदी है, यमुना है। तो C का तो 2 हो गया, तो मतलब हम C और D पे तो पहुँच गए आंसर पे 1 से। ठीक है, अब आते हैं इंदिरा गांधी कैनाल पे। और इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में अगर जरा सा भी पढ़ा है, ठीक है, तो सतलज रावी ब्यास जो है ना, जब रिवर पढ़ोगे, अगर जरा सा भी रिवर पढ़ोगे तो वहीं पे इंदिरा गांधी कैनाल मिलेगी। तो D का 3 हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक से हम C और D तक तो आ ही गए। गुड़गांव शहर हमें पता है दिल्ली में है, और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, दिल्ली में चलती है यमुना। ठीक, समझ में आया। तो C का तो 2 हो गया और 2 ही जगह है, तो मतलब हम 50% तो एलिमिनेट ही कर दिए, बचे 2। अब इन दोनों में से तुमको तुक्का लगा के सही करना है, ऐसे करना है पेपर को, तब जाके। अब देखो ये फिर आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, पॉइंट बताया था मैंने अभी, 0.28 दिया हो, 0.38 दिया हो, क्या करना है, काट देना है, गलत होता है वो। ठीक है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन मैंने करा रखा था पिछली वीडियो में, हिमालय स्टिल राइजिंग, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट कोलाइडिंग। ठीक, तो इसको नहीं करा रहा हूँ, पिछला वीडियो पार्ट 1 वाला देख लेना, उसमें मैंने करा रखा है। अब देखो एक क्वेश्चन और रह गया था लोकेशन बेस का। देखो कैसे, ये देखो ये क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू शाशगम वैली, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। कह रहा है यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। दिस वैली इज अ स्ट्रेटेजिक की रीजन दैट इज पार्ट ऑफ POK। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय चाइना इन दिस वैली। ठीक, अब पहले बात मान लो मुझे POK में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। ठीक, अब ये बात सही है, चाइना का अपोज जरूर किया होगा। अब देखो दिक्कत क्या है ना, कैसे तुम कंफ्यूज हो गए। पहले में बोल रहा है कि ये रीजन POK का है और इंडिया विरोध कर रहा है चाइना का, तो ऐसा क्यों। लेकिन अगर हमें पता है तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ही भाई हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के रीजन में भी अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है और वो चाइना ही इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, अल्टीमेट CPEC जो प्रोग्राम है, ठीक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या है, वो यही तो है कि पाकिस्तान के रीजन में डेवलपमेंट करना। तो भारत क्या करेगा, विरोध ही दर्ज करेगा। तो दूसरा तो सही कर दोगे, और दूसरा सही कर दोगे तो पहले स्टेटमेंट में चाइना का विरोध दूसरे में कर रहा है भारत, लेकिन पहले स्टेटमेंट में चाइना की बात नहीं है, लेकिन POK की बात है। और POK की बात है अगर, तो हम इतना कॉमन सेंस लगाएंगे कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब चाइना का बहुत बड़ा हाथ होगा उसमें, तो हम पहला भी इस लॉजिक से सही कर देंगे। तो दोनों क्या हो गए, सही हो गए। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब था कि हमें क्वेश्चंस को समझना है, तोड़ना है, मरोड़ना है। जैसे 115 क्वेश्चन था। ठीक, ये नॉलेज नहीं थी, बेसिक नॉलेज जो पढ़ रहे हो बचपन से उतने पर ही कर देते तो भी सही हो जाता है। तो हमें ऐसे सीखना है। ठीक है, ऐसे करके मैं एक पार्ट और लेके आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। PCS गारंटी बता रहा हूँ, एकदम हलवा आसान हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।